सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। भाजपा प्रदेश प्रभारी पहुंचे रायपुर। ओम माथुर ने साधा राहुल की न्याय यात्रा पर निशाना। कितना भी यात्रा कर ले राहुल, अब नहीं होगा कोई बदलाव। 65 साल देश को लूटने का गांधी परिवार पर लगाया आरोप। अब शैलेश ने उठाया ईवीएम पर सवाल। कहा कांग्रेस भाजपा से नहीं, मशीन से हारी। सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात। टकराम वर्मा से चुनाव हारने वाले नेता ने पूछा, कैसे अपने गढ़ भी नहीं बचा पाई कांग्रेस। बिलासपुर खनिज विभाग के लिए बेहतर साबित हुआ बीता साल। 12 महीने में वसूला 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर सिकंजा। 500 से ज्यादा प्रकरण हुए दर्ज। मुख्यमंत्री के आगमन की जोरों पर तैयारी। भाजपा कार्यकर्ता और आला अधिकारियों का लगा स्टेडियम में जमावड़ा। 6 जनवरी को विष्णुदेव, किरण देव सहित मंत्री पहुंचकर दुर्ग की जनता का करेंगे आभार। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ओम माथुर का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने राहुल और उनकी न्याय यात्रा पर बयान दिया। राजधानी रायपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा जन कल्याण की सरकार है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। हम विचार विमर्श करके आगे भी फैसला लेंगे। ओम माथुर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी बहुत सी यात्राएं की हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। माथुर ने कहा कि राहुल गांधी पहले अपने खुद के साथ न्याय करे। 65 साल तक इस गांधी परिवार ने देश को लूटा है और अब वे देश के लिए न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। सरकार आई काय के लिए? हमने कहा था ना, जब आप पहला ध्यान दोगे, हमने पहला प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आंदोलन किया, उस दिन हमने निर्णय किया था कि सरकार जिस दिन बनेगी उसी दिन से फैसले शुरू होंगे। ये जन कल्याण की सरकार है, गरीबों के कल्याण की सरकार है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की सरकार है। हर विषय में निरंतर विचार विमर्श करके फैसले लेते रहे। बहुत यात्रा जोड़ी, पहले भारत जोड़ा, अभी न्याय यात्रा। किसके साथ न्याय करना चाहते हो? पहले अपने खुद के साथ न्याय करें कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। वो पहले स्वयं 65 साल तक इस देश को इस खानदान ने लूटा है, इसलिए पहले वो स्वयं अपने साथ न्याय करे, बाद में जनता से न्याय। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए दुर्ग जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत जितने इलेक्टोरल रोल और एपिक संबंधी गलती हैं, उसे दूर कर जितने भी मतदाता सूची में मतदाताओं के फोटोग्राफ्स हैं जो कि धुंधली या अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, उनके सुधार का कार्य किया जाएगा। और कंट्रोल टेबल अपडेट्स और मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन में जो हेल्थ पैरामीटर होते हैं, फॉर्मेट 128 के तहत उनका प्रिपरेशन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची संबंधी अपडेशन की समय अवधि 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक निर्धारित की गई है। इसके पश्चात 6 जनवरी को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 6 जनवरी से 22 जनवरी तक
क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जो है मतदाता सूची के संदर्भ में वो लिए जाएंगे। सभी मतदान केंद्र पर इस अवधि में जो बीएलओ और अधिकृत अधिकारी हैं वो मतदान केंद्र पर मतदाता सूची लेकर बैठेंगे और सभी तरह की आवश्यक कार्यवाही पूरी करेंगे। इसके बाद जो 13 जनवरी और 14 जनवरी 2 विशेष तिथियां हैं, इस दिन भी बीएलओ और अधिकृत अधिकारी मतदान केंद्रों में बैठेंगे और फॉर्म कलेक्शन का कार्य करेंगे। इसके बाद 8 फरवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 6 तारीख को 6 जनवरी को मतदाता सूची का जो है प्रारंभिक प्रकाशन करेंगे। 6 जनवरी से 22 जनवरी तक क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस जो है मतदाता सूची के संदर्भ में वो लिए जाएंगे सभी मतदान केंद्रों पर जिले के। इस अवधि में जो बीएलओ हैं और अभिहित अधिकारी है वो मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची लेकर बैठेंगे और करेक्शन संबंधी, डिलीशन संबंधी और एडिशन संबंधी जो भी फॉर्म्स होते हैं 6, 7, 8 उनको कंपाइल करेंगे और उन्हें तहसील में और बीएलओ ऐप के माध्यम से प्रोसेस करेंगे। इसके बाद जो है 13 जनवरी और 14 जनवरी को जो 2 विशेष तिथियां हैं, अवकाश का दिन है, लेकिन इस दिन भी जो बीएलओ अभिहित अधिकारी है वो मतदान केंद्रों में बैठेंगे और फॉर्म कलेक्शन का कार्य करेंगे। इसके बाद 8 तारीख को 8 फरवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिला उप निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे ने बताया कि जो विधानसभा निर्वाचन में 1485 मतदान केंद्र थे, वहीं मतदान केंद्र इस बार भी लोकसभा चुनाव में रहेंगे। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग में सफेद बागों के कुनबे में नए 2 मेहमानों नर शावकों का जन्म हाल ही में 8 सितंबर को हुआ। आम जनता को इन चंचल शावकों की पहली झलक देखने का अवसर 5 जनवरी 2024 से प्राप्त होगा। इन दुर्लभ और लुत्प्राय प्रजापति राजसी सफेद बाग और उनके नन्हे शावक अपने आकर्षक धारियों, सफेद रंग और चमकदार नीली आंखों के साथ बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वर्ष 2023 में 28 अप्रैल को भी 3 शावकों का जन्म मैत्री बाग में हो चुका है। भिलाई मैत्री बाग सफेद बाघों की सबसे अधिक संख्या के साथ भारत के शीर्ष चिड़ियाघरों में से एक बन गया है। मैत्री बाग प्रबंधन ने सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियमानुसार अब तक देश के 5 से भी अधिक चिड़ियाघरों में सफेद बाघों का आदान प्रदान किया है। मैत्री बाग के सफेद नन्हे शावकों की मां रोमा अभी 9 साल की है। मां रोमा पिछले 4.5 माह से बच्चों का लालन पालन कर रही है। वन्य जीव विशेषज्ञ भिलाई मैत्री बाग प्रभारी डॉक्टर NK जैन ने जानकारी दी कि जू अथॉरिटी के मार्गदर्शन अनुसार ही इन नन्हे शावकों और इनकी मां की देखभाल की गई है। मैत्री बाग प्रबंधन द्वारा लगातार बाघिन मां रोमा को पौष्टिक आहार तथा विभिन्न प्रकार के आवश्यक विटामिन और कैल्शियम आदि भोजन के साथ दिए जा रहे हैं। मैत्री बाग की एक प्रशिक्षित टीम 24 घंटे मां और शावकों पर नजर रखे हुए है और उनकी देखभाल में लगे हुए है। इस बीच ये सुनिश्चित किया गया है कि उनके आसपास कोई अशांति या अव्यवस्था न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए शावकों को जन्म के बाद 4 महीने तक सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं एक और सफेद बाघिन रक्षा ने 28 अप्रैल 2023 को 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया था। सितंबर में जन्मे 2 शावकों के साथ ही मैत्री बाग में सफेद बाघों की कुल संख्या 10 हो गई है। सन 1997 में तरुण एवं तापसी की जोड़ी को नंदनकानन चिड़ियाघर उड़ीसा से मैत्री बाग जू लाया गया था। तब से मैत्री बाग चिड़ियाघर में सफेद शेर का कुनबा अधिक हुआ और मैत्री बाग जू द्वारा देश के 5 चिड़ियाघरों जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क बोकारो, लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन राजकोट, जूलॉजिकल पार्क राजकोट, इंदिरा गांधी प्राणी संग्रहालय इंदौर, जूलॉजिकल रेस्क्यू सेंटर मुकुंदपुर, सतना मध्य प्रदेश में 12 से अधिक सफेद शेरों को दिया गया। वर्तमान में मैत्री बाग चिड़ियाघर में 10 सफेद शेर हैं। पशु चिकित्सा मानदंडों के अनुसार स्तनपान और अन्य स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी के लिए शावकों को मां के साथ एक अंधेरे कमरे में रखा गया है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता कर विधानसभा चुनाव में हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए ईवीएम गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाया है। शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन से हारी है, जिसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरे तथ्यों एवं प्रमाणों के साथ पूरी जानकारी भेजी जा रही है ताकि भाजपा ये षड्यंत्र लोकसभा चुनाव में दोबारा दोहरा सके। उन्होंने कहा कि मैं निर्वाचन व्यय पत्रक प्रस्तुत करने और स्वीकृत होने की अर्थात चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बीच लगातार जनता के बीच जा रहा हूं।
दौरा कर रहा हूँ, दुख सुख में शामिल हो रहा हूँ, विभिन्न कार्यक्रमों में जा रहा हूँ। खासकर तिल्दा क्षेत्र में ज्यादा आमंत्रण आए हैं। स्पष्ट रूप से ये बात उभर कर सामने आ रही है कि हम भाजपा से नहीं ईवीएम मशीन से चुनाव हारे हैं। बलौदाबाजार में छत्तीसगढ़ में अनेक चिन्हित विधानसभा क्षेत्रों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, जन भावनाओं का निरादर हुआ है। इस विषय में माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को पूरी जानकारी भेज रहा हूँ। बलौदाबाजार में छत्तीसगढ़ के चिन्हित किए गए विधानसभा क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र से खिलवाड़ हुआ है, जन भावनाओं का निरादर किया गया है। मैं चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार पूरे बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र और खासकर तिल्दा का सघन दौरा कर रहा हूं और लोगों के सुख दुख में शरीक हो रहा हूं। स्पष्ट रूप से ये बात उभर कर सामने आई है कि लोग कहते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन वहां का चुनाव परिणाम कुछ और ही दिखा रहा है। ईवीएम मशीनों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया है, उसकी तथ्यों के साथ जानकारी और आवेदन माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को मैं भेज रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं एक मतदाता हूं, भारत का एक नागरिक हूं। इस नाते मेरा यह आग्रह है कि जो अभी हुआ वो कम से कम लोकसभा चुनावों में न हो, लोकसभा चुनावों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ न हो। आपको बता दें कि शैलेश नितिन त्रिवेदी ने साल 2023 में विधानसभा चुनाव में बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, जिन्हें भाजपा के टंकराम वर्मा ने लगभग 14,000 मतों से हराया है। बलौदाबाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। जिला एमसीबी के अंतर्गत जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल लिपि के जनक लुईस ब्रेल की 220वीं जयंती मनेंद्रगढ़ के नेत्रहीन विद्यालय में मनाई गई। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र विद्यालय है। ये विद्यालय 5 फरवरी 1996 में खोली गई। आपको बता दें कि इस विद्यालय में रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, बिहार सहित अन्य राज्यों के छात्र यहां आते हैं, जहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रभा पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष पहुंची। इस अवसर पर विद्यालय के संरक्षक चंद्रकांत चावड़ा सहित पार्षद व विद्यालय के शिक्षक व छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस स्कूल में ब्रेल लेखन व पाठन का आयोजन किया गया था, जिसका पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक छात्रों को पुरस्कार वितरण किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल के द्वारा कहा गया कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर छात्र बहुत से राज्यों में अच्छे पदों पर बैठे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस हमारे मनेंद्रगढ़ का जो नेत्रहीन विद्यालय है, यहाँ पे भी ब्रेल दिवस मनाया गया। हमारे नेत्रहीन बच्चों के द्वारा गीत गायन और भी बहुत सारी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया और हमारे संस्थापक सम्मानित चंद्रकांत चावड़ा जी, जो कि नेत्रहीन विद्यालय में पूरा अपना योगदान देते हैं, और हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए और हमने देखा कि आज 27-28 सालों से हमारे सम्मानीय नाथूलाल पांडे जी ने जो योगदान दिया वो बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। हमारे बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और बच्चों ने जो लेखन प्रतियोगिता की उसमें हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया और हमारे बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, अलग अलग स्टेट्स में, हरियाणा में हमने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, हर जगह अपना मतलब जीविकोपार्जन कर रहे, साथ ही साथ अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे इस विद्यालय से पढ़कर। संस्था के संचालक चंद्रकांत चावड़ा ने बताया कि लुईस ब्रेल की जयंती मनाई गई। विद्यालय छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। तो हर संभाग में विद्यालय संचालित है और उसमें कई प्रकार के दिव्यांग हैं। हमारा विद्यालय एक ऐसा है केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए चलाते हैं और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दृष्टिबाधित क्षेत्र में काम करने वाला विद्यालय है। कोई भी बच्चा रहेगा यहाँ पर न केवल छत्तीसगढ़ के आउट ऑफ छत्तीसगढ़ से भी बच्चे आकर पढ़ते हैं और इस विद्यालय से लाभ उठाते हैं। अभी सर कितने बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं और क्या वो इस कॉलेज में भी पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, हमारा विद्यालय पहली से 10वीं तक यहीं चलाते हैं हम लोग। उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए और कॉलेज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए हम लोग, हायर सेकेंडरी के लिए हमें गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में भेजते हैं 11वीं-12वीं के लिए, और उच्च शिक्षा के लिए हम लोग विवेकानंद महाविद्यालय में भेजते हैं। वहीं प्राचार्य के द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ में हर संभाग में विद्यालय संचालित है, उसमें कई प्रकार के दिव्यांग है। हमारा विद्यालय केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए है। यहाँ पर लुईस ब्रेल जी की जयंती मनाई गई और विद्यालय
छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से हम संचालित कर रहे हैं। इसके साथ ही मनेनगढ़ शहर के सभी दानदाता विभिन्न समय पे आकर जो विद्यालय को अपना सहयोग प्रदान करते हैं, उसके कारण एक समिति का जो भार बहुत हल्का हो जाता है। मैं सभी दानदाताओं को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही शासन प्रशासन का भी लगातार हमको सहयोग मिलता है और आज जो अनुदान हमें प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ शासन से, उसी के माध्यम से ही सभी विद्यालय के स्टाफ का उनका वेतन और इसके साथ ही जो बच्चों का भरण पोषण है उसकी उनके द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है लगातार। बता दें कि विद्यालय में पहली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। यहाँ दर्ज संख्या 80 है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह के माध्यम से धन्यवाद करने का कार्यक्रम तय किया है। आगामी 6 जनवरी को मुख्यमंत्री सहित भाजपा के तमाम दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर दुर्ग में एकत्रित होंगे। कार्यक्रम दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां जारी रहेंगी। इसी के तहत स्टेडियम में होने वाली तैयारियों का जायजा लेने गुरुवार को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में भाजपा विधायकों, कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। प्रदेश नेतृत्व ने अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, कहे निर्णय लिया है कि देव और देवी तुल्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु एवं बहनों ने 5 साल रात दिन मेहनत करके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो 6 जनवरी को दोपहर 12 बजे दुर्ग संभाग का कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजन किया गया है। सभी ने स्टेडियम में हो रही तैयारी का जायजा लिया और स्टेडियम में पुख्ता इंतजाम कर तैयारी को अंतिम रूप दिया। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मरवाही में नशे का अवैध कारोबार करने वाले लगातार नशीली दवाओं के माध्यम से युवाओं को नशे की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं। इसकी सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कारोबार करने वाले 2 युवकों को रंगे हाथ मादक दवाओं के साथ पकड़ा है। मामला थाना मरवाही का है, जहां थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पल्सर से जा रहे हैं, जो अपने पास प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन रखकर बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने बताया कि थाना मरवाही एवं साइबर सेल की टीम के द्वारा आरोपी गड़ों को ग्राम घुसरिया से घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लिए जाने पर 70 नग मादक एम्पुल तथा 70 नग इंजेक्शन बरामद हुए। नारकोटिक एक्ट के प्रावधानों को पालन करते हुए आरोपी गड़ों से प्रतिबंधित दवा तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं 2 नग मोबाइल जब्त कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जीपीएम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है अवैध नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ, जिसमें थाना मरवाही में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे 70 नग बुपरेरे एम्पुल और 70 नग एविल वायल जब्त किया गया है। और इन जब्ती करने के पश्चात दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 22C NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
यहाँ उल्लेखनीय है कि मादक इंजेक्शन युवा परिवर्तित नशे के रूप में करते हैं। सस्ते और आसानी से मिलने वाले नशे के सामानों का युवा पीढ़ी लगातार प्रयोग कर रही है। इसके उपयोग से इनकी लत बन जाती है। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रयास केवर्थ की रिपोर्ट। बिलासपुर के खनिज विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 21 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। बिलासपुर जिले में साल 2023 में खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। इस दौरान कुल 505 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें अलग अलग नियमों के तहत जुर्माने के रूप में बड़ी राशि वसूली गई है। जिला खनिज अधिकारी दिनेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर माह तक अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से अवैध खनिज उत्खनन के 62 प्रकरण में 22,52,000, अवैध भंडारण के 3 प्रकरण में 6,38,000 रुपए वसूला गया है। इसी तरह अवैध परिवहन में 440 प्रकरण में 92,86,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूला गया है। इस तरह साल भर में 1 करोड़ 21 लाख रुपए जुड़वाने के टूर पर वसूले गए हैं। खनिज विभाग की जो टीम है वो लगातार अवैध खनिज परिवहन पे कार्रवाई करती रही है। इस वित्तीय वर्ष में यदि हम अवैध खनिज परिवहन के मामले जो है वो 442 मामले अब तक दर्ज किए गए दिसंबर माह तक, जिसमें 82,51,000 रुपए से ज़्यादा का हमने अर्थदंड लिया है, जमा कराया है। और साथ ही साथ अभी भी 17 मामले हमारे पास पेंडिंग है, जिस पे हमको निराकरण अभी करना है। 68 जो मामले हैं अवैध खनिज उत्खनन के मामले हमने दर्ज किए हैं, जिसमें से 21,26,000 से ज़्यादा की पेनल्टी की गई है। और अभी भी 8 मामले हमारे जो हैं जिसमें हमने FIR वगैरह किया था, ये मामले न्यायालय में भी चल रहे हैं। अवैध खनिज भंडारण के मामले में भी विभाग ने कोयला, मिट्टी और इनके ऊपर कार्रवाई की है, रेत के ऊपर में, जिसमें से 4 मामले दर्ज करके 6,85,000 से ज़्यादा की पेनल्टी इसमें जमा कराई गई है। और विभाग लगातार इसमें कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा कई मामले ऐसे हैं जिनका निराकरण अभी होना बाकी है, जिससे राजस्व में और भी अधिक इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो 1 दिवसीय प्रवास के लिए मैनपाट पहुंचे, जहां पर वह सर्वप्रथम बिचपाल हवा ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक स्कूल में पहुंचे, जहां मैनपाट ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा सम्मान समारोह रखा गया था। विधायक रामकुमार टोप्पो को मैनपाट ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा सम्मान किया गया। इसके उपरांत विधायक रामकुमार टोप्पो स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचे, जहां स्कूल की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। उसके उपरांत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भेंट मुलाकात की। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने मन लगाकर पढ़ने और अपने जीवन को अच्छे से गढ़ने की नसीहत दी। साथ ही विधायक द्वारा शहीद जवान अरुण कुमार के लिए सभी लोगों के साथ 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके उपरांत बरीमा में खुले आसमान के नीचे निवास करने वाले एक परिवार से विधायक ने मुलाकात की और उनके आवास के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द उनके आवास का निर्माण करवाए और सीतापुर के समाज सेवी संस्था सहयोग फाउंडेशन के सदस्यों से कहा कि इस परिवार के निवास बनाने में हर संभव मदद करें। बाद में वे तिब्बती कैंप में स्थित बौद्ध मंदिर पहुंचे, जहां तिब्बती शरणार्थियों ने उनका स्वागत किया। सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्टर सभा कक्ष में धर्म गुरुओं की बैठक आयोजित की गई। वहीं आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद निर्वाचन के संबंध में चर्चा करते हुए धर्म गुरुओं से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। गौरतलब है, बीते दिनों ही बेमेतरा कलेक्टर PS एल्मा का स्थानांतरण रायपुर किया है, जिन्हें विशेष सचिव बनाया गया है। वहीं कलेक्टर रणबीर शर्मा बेमेतरा पहुंचने के बाद बेमेतरा के राजस्व अधिकारियों से रूबरू हुए और कहा कि संवेदनशील होकर आम लोगों की समस्याओं के निदान के लिए तत्पर रहे। राज्य शासन की फ्लैगशिप योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे एवं शासन की जिम्मेदारियों का प्राथमिकता से निर्वहन करेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर मुख्य फोकस होगा। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो, वहीं कृषि संबंधित कार्य पर भी जोर दिया जाए। जिले में जो है विकास मुख्य मुद्दा है और शासन की जो प्राथमिकताएं हैं वही मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। निश्चित तौर पे स्वास्थ्य को लेके जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य को लेके एक नई पहल की जाए, तो उसमें हम काम करेंगे। किसान तो प्राथमिकता है ही जो हमारी सरकार है उसकी, और उसमें तो निश्चित रूप से अभी धान खरीदी को लेके जो है अभी बोनस दिया जा रहा है और उसका जो दर जो है वो भी बड़ी अच्छी दी जा रही है, तो उसमें आगे भी काम करेंगे। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट।
ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना न भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया।